एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 3, टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट मार्केट। अब मैं इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चैप्टर 8 जो है उसमें बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से वापस रिपीट होती है, चैप्टर 8 में। एंड न्यूमेरिकल्स में भी सबसे ज्यादा हेल्प इसी चैप्टर से मिलेगा अपने को, न्यूमेरिकल्स में। अब इसका वेटेज तो कम है, लेकिन हमको समझने को क्या मिलेगा? टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी, डेब्ट मार्केट, बॉन्ड क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसको अगर अपन अच्छे से वेल एक्सप्लेन मैनर में अगर पढ़ेंगे ना, तो ये हमको हेल्प करेगा चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में से कम 16 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं। 16% क्वेश्चंस कम फ्रॉम चैप्टर 8। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कोई भी चीज है, इसका एक प्लानिंग है, तो मैं आपसे बस ये प्लानिंग शेयर कर रहा हूँ कि चैप्टर 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर चैप्टर 8 का इससे कोरिलेशन क्या है। ठीक है। चैप्टर 3 49 to 61, यानी कि लगभग 12 पेजेस की ये बुक है, ये चैप्टर है। फिर ये चैप्टर 8 है, ठीक है, फिनेंशियल एनालिसिस। ठीक है। चैप्टर 3 से 4 और चैप्टर 8 से 16। तो 16 + 4 होता है 20 नंबर्स टोटल। 20 नंबर्स कम नहीं होते एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। लोग 56, 58, 59 ऐसे लोग, उनको पता है कि 1 नंबर की कीमत क्या है। ठीक है। तो चैप्टर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग। इसको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। तो सिक्योरिटी मार्केट क्या है? सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है? तो सिक्योरिटी मार्केट इनेबल इन्वेस्टर टू डिप्लॉय देयर सरप्लस फंड इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट आर प्री डिटरमाइंड डिफाइंड फॉर देयर फीचर, issued under regulatory supervision and in most cases liquid in the secondary market। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में लिक्विड होता है। ठीक है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहां पे वो अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में, जिनका प्री डिफाइंड फीचर्स होते हैं, रेगुलेशन सुपरविजन होता है और लिक्विड होते हैं। ठीक है। तो सेक्टर्स सिक्योरिटीज 2 ब्रॉड कैटेगरी के होते हैं सिक्योरिटीज। पहला होता है इक्विटी, सेकंड होता है डेब्ट। ठीक है। इक्विटी एंड डेब्ट के फीचर्स क्या है ये भी अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है। व्हेन अ बिजनेस नीड कैपिटल टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, चाहे वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट कॉस्ट के लिए रहे, चाहे एक्सपेंड करना है या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको पैसे की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं? उनके पास दो चॉइस होता है। एक, या तो इक्विटी शेयर्स आईपीओ ले आए, मार्केट में लिस्ट हो गए, या तो डेब्ट। देस टू इंस्ट्रूमेंट्स, टू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। इन दोनों के बीच में चॉइस होती है एक बिजनेस के पास, एक बिजनेसमैन के पास। ठीक है। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इक्विटी कैपिटल इज अवेलेबल फॉर कंपनी टू यूज एज लॉन्ग एज दे नीड इट। इक्विटी का क्या होता है? अगर पैसे मिल गए तो आप जितना लंबा समय के लिए चाहें उतने लंबे समय के लिए इक्विटी कैपिटल्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। एज लॉन्ग एज यू कैन। ठीक है। लेकिन डेब्ट जो इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज होती है, उसको आपको स्पेसिफिक टाइम के बाद रिटर्न करना होता है। ठीक है। रिटर्न आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर्स डू नॉट एंजॉय एनी फिक्स रिटर्न। इक्विटी इन्वेस्टर जो आईपीओ या स्टॉक्स खरीदते हैं, उनका कोई फिक्स रिटर्न फिक्स नहीं होता ना, कि इतने ही पैसे बनाओगे आप, इससे ज्यादा नहीं बना पाओगे, या इतने ही बनने हैं, माइनस भी नहीं होगा आपका। या तो इक्विटी में ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो लगाया है वो भी रिटर्न मिल जाए, उतना ही बच जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन डेब्ट में क्या होता है? अर्न अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर क्या होता है? उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है
एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाता है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको टाइमली रिटर्न मिल जाता है। इक्विटी इन्वेस्टर आर ऑनर ऑफ द बिजनेस, इक्विटी इन्वेस्टर ऑनर होते हैं बिजनेस के, उनको शेयर्स मिलते हैं ना कंपनी के, तो वो ऑनर होते हैं। डेप्ट इन्वेस्टर लेंडर्स होते हैं, उधार दिए रहते हैं बिजनेस को, जहां हम तुमको उधार दिए, तुम मुझे हमेशा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर महीने, हर साल में 2 बार चाहे ईयरली, आप मुझे उतना रिटर्न करते रहना। इक्विटी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं वो, जो ज्यादा बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। डेप्ट इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं। रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस किसका होता है, इक्विटी इन्वेस्टर्स का। डेप्ट इन्वेस्टर्स क्लेम इट्स रेस्ट्रिक्टेड टू पीरियडिक फिक्स कूपन एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, डेप्ट इन्वेस्टर के पास क्या होता है, पीरियडिक जो भी फिक्स कूपन है या इंटरेस्ट है उतना मिलेगा और प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक है, दोनों के फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं। ठीक है, ये एक एक लाइन पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं आपको टू बी फ्रैंक बता देता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन करना है, क्योंकि क्वेश्चन आज के डेट में कहीं से भी आता है। मैं उस क्लेम पर भरोसा नहीं करता कि आपको मैं पढ़ाया तो गारंटी ले लूं कि आप पास हो जाओगे। गारंटी तब है कि जब आप लाइव क्लास कर रहे हो, साथ में एक्स्ट्रा टाइम जब भी आपको समय मिल रहा है तो बुक को अच्छे से रीड कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटीज में फंडामेंटल डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों अलग टाइप के टू डिस्टिंक्ट असेट्स होते हैं। ठीक है, इक्विटी होता है रिस्की, रिस्क होता है 30 से 40% भी शेयर गिरते हैं। लॉन्ग टर्म होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, इन्वेस्टेड, और हाई वोलेटाइल वोलेटिलिटी होता है इन परफॉर्मेंस, कहीं भी कभी भी जा सकता है। ठीक है, और इक्विटी का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा कर रहा है। देयर इज नो एश्योरेंस ऑफ रिटर्न, कोई एश्योरेंस नहीं होता रिटर्न में। वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू फ्लक्चुएट, वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट होती रहेगी। सेम इक्विटी की तरह डेप्ट क्या होता है, लो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, स्टेडी है, इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको पैसे मिल रहे हैं लेकिन एक फिक्स है कि इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टडी रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड द बिजनेस रिमेन प्रॉफिटेबल एंड डज नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट। ठीक है, आपको प्रॉफिटेबल रहेगा तब तक जब तक वो डिफॉल्ट नहीं हो जाते। कई बार डेप्ट में ये रिस्क बना रहता है कि कई बार कंपनी डिफॉल्ट कर देती कि आपको इंटरेस्ट रेट का ही पेमेंट नहीं मिला, तो कई बार न्यूज भी आती है ना कि इंटरेस्ट रेट पेमेंट नहीं मिला किसी कंपनीज को, तो उसके शेयर धड़ाम से गिरते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब डेप्ट वालों को पैसे नहीं दे पा रहे हो तो इक्विटी वालों को क्या दोगे तुम। ठीक है, ऑल रेसिडुअल बेनिफिट ऑफ डिप्लॉइंग कैपिटल इज प्रॉफिटेबल बिजनेस गो टू इक्विटी इन्वेस्टर्स। ठीक है, सेम बात फिर लिखी है यहाँ पे, ये चीजें जितनी रिपीट होती है उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हो, जितने डाउट्स हो, उसको क्लियर करते चलिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना है तो मेहनत तो लगेगी। ठीक है, और आरए का एग्जाम में कुछ ज्यादा ही मेहनत लगती है। ठीक है, तो जैसे एक बिजनेस है जिसने बोरो किया 12% में फंड को, और उसने 14% का रिटर्न जनरेट किया, तो क्या होता है, डेप्ट इन्वेस्टर को 12% ही मिलेंगे, यानी कि बोरो फंड किया 12% में, लेकिन जो एक्सिस 2% है वो इक्विटी इन्वेस्टर्स का होगा। ठीक है, डाउन साइड ऑल्सो हर्ट द इक्विटी इन्वेस्टर, डाउन साइड तो जीरो तक भी गए हैं, कई शेयर्स इक्विटीज में चले जाते हैं। ठीक है, चूजिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेप्ट इज ट्रेड ऑफ। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपको इक्विटी लेना है कि डेप्ट लेना है, ये आपके ऊपर है, आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। इन्वेस्टर डिजायरिंग लोअर रिस्क, ठीक है, तो विलिंग टू एक्सेप्ट अ लोअर स्टेबल रिटर्न। ठीक है, और उनको हायर रिटर्न चाहिए तो वो क्या करते हैं, आपको विदाउट रिस्क के, एडिशनल रिस्क के आपको हायर रिटर्न जनरेट नहीं होगा। हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क लोअर रिटर्न, या नो रिटर्न। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है, एफवी फेस वैल्यू, जो नॉमिनल प्राइस होता है शेयर का,
नॉमिनल प्राइस उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्वेश्चन आता है, इसको भी लोग गलत कर डालते हैं। नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर इज नोन एज इट्स फेस वैल्यू। और इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर बाय इट्स फेस वैल्यू। इक्विटी कैपिटल कैलकुलेट होती है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जैसे कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर, फेस वैल्यू कितनी 10 रुपीज, तो इक्विटी कैपिटल कितना हुआ 10 लाख रुपीज का। अब शेयर क्या होता है, इन्वेस्टर्स को फेस वैल्यू में भी इशू होता है, हायर प्रीमियम में भी होता है, कई बार फेस वैल्यू से लोअर में भी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हायर इक्विलिब्रियम और लोअर, तीन चीजें होती है, तीन फैक्ट इसमें आते हैं। ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर डज नॉट यूजली चेंज अनलेस द कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट या कंसोलिडेट। फेस वैल्यू इतनी इजीली चेंज नहीं होती है जब कंपनी क्या करती है, स्प्लिट करती है। 100 रुपए का शेयर स्प्लिट करके 1/10 कर दिया, तो शेयर का वैल्यू तो 1/10 यानी 10 रुपया हो गया, लेकिन फेस वैल्यू अगर उसकी 10 रुपए है तो वो 1 रुपए हो गई, 1 रुपीज। ठीक है, तो वो होता है फेस वैल्यू। कॉन्सोलिडेट कर लिए, जैसे 10 रुपए के शेयर हैं 10, तो कॉन्सोलिडेट किए तो क्या हुआ, एक शेयर अब 100 रुपए का हो गया। ठीक है, कॉन्सोलिडेट जस्ट अपोजिट होता है स्प्लिट का। ठीक है। अब जैसे इन्वेस्टर एग्जांपल दिया, एक शेयर है फेस वैल्यू 10, ये 10 रुपए है, लेकिन स्प्लिट हुआ 1 शेयर इंटू 5, तो नया फेस वैल्यू 2 रुपीज हो गया। आज के टाइम में जो डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू के ही अकॉर्डिंग होता है। जैसे 10 रुपए की फेस वैल्यू डिक्लेयर हुआ 30% डिविडेंड, तो फेस वैल्यू का 30% होता है वो। ठीक है, न्यूज तो आती है कि 30% डिविडेंड दे रहा है फेस वैल्यू का, लोगों को पता ही नहीं होता फेस वैल्यू क्या है, लोग सोचते हैं कि शेयर की वैल्यू का 30% है। इसलिए अभी सेबी ने डिसाइड किया है, यानी कि अब से जो डिविडेंड के दाम आते हैं वो आपको रुपीस टर्म में दिखाना है, ना कि परसेंटेज टर्म में। आपको अगर न्यूज में नोटिफाइड करना है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो 30% 40% नहीं करना है, आपको रुपीस टर्म में बताना है कि आप 2 रुपए दे रहे हो, 10 रुपया दे रहे हो, 5 रुपया दे रहे हो। ठीक है, फेस वैल्यू से वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, बहुत इजी टर्म है फेस वैल्यू। फिर होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ कंपनी इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। कितना नेट वर्थ है, बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं, नेटवर्थ कितनी है कंपनी की, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो नेटवर्थ है डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो उससे निकल आता है बुक वैल्यू, बीवी। ठीक है, बुक वैल्यू थ्योरेटिकल अमाउंट डिफरेंट होता है, यानी कि आपने बुक वैल्यू निकाली 50 रुपया, लेकिन जब वाइंड अप करोगे तो हो सकता है आपको उतने पैसे ना मिले, हो सकता है उससे ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है बुक वैल्यू से। किसी की बुक वैल्यू मान लो 40 रुपया पर शेयर, अब आपको लग रहा है कि इतना ही मिलेगा, नहीं होता, अब बेचने जाओगे हो सकता है कम मिले, तो 30 रुपए भी हो सकता है, 40 है, हो सकता है कुछ आपके नेटवर्थ वाइंड अप किया तो आपको ज्यादा भी मिल सकता है। अगर अपन बैलेंस शीट को देखें तो उसके लेफ्ट साइड में होती है शेयर कैपिटल एंड डेप्ट। ठीक है, असेट्स ऑफ द कंपनी लिस्टेड इन बैलेंस शीट एट इट्स बुक वैल्यू। असेट्स जो होती है वो लिस्टेड होती है बैलेंस शीट एट इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर दो तो उतनी बुक वैल्यू होती है। रियलाइजेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट में भी डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू। रियल वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से डिफरेंट होती है, और सर्टेनिटी थोड़ी सी बनी रहती है। ठीक है, और इफ ईच असेट्स ऑफ बैलेंस शीट कन्वर्ट होता है, अगर कैश में, बैलेंस शीट में जो असेट्स है उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या कैसे होता है, उसके बाद आपको पूरी बिजनेस की लाइबिलिटी को ऑनर करना होता है। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट टू नेटवर्थ वुड बी लेफ्ट फॉर शेयर होल्डर, यानी कि जो कैश बचता है रिमेनिंग वो शेयर होल्डर्स के होते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू मीट दिस लाइबिलिटी वुड डिपेंड अपॉन रियल वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है,
आप अपनी लाइबिलिटी कितनी अच्छे से पेड कर पाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने असेट्स को बेचा तो उसकी रियलाइज वैल्यू, असली वैल्यू क्या निकली। ठीक है, दोनों टर्म्स अगर कंप्लीट हो गए तो अपन आगे बढ़े। फेस वैल्यू और बुक वैल्यू अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आगे बढ़े अपन। प्लीज चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहिए, थोड़ा बताते रहिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। वरना मैं इधर से यानी कि बस कथा सुनाऊंगा और उधर से आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर वो एग्जाम में दिक्कत करेगा आपको। ओके। मार्केट वैल्यू क्या होता है किसी का? आज के डेट में किसी भी शेयर का मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट प्राइस जो होता है शेयर का, वही मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर इक्विटी ऑफ कंपनी सिस्टम एज मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैपिटल। मार्केट कैपिटल बोलते हैं ना, मार्केट कैप कितना है इसका। तो क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, उसको अगर अपन मल्टीप्लाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, जैसे 100 रुपए चल रहा है और आउटस्टैंडिंग शेयर 10 लाख है, तो उतना आपका मार्केट कैप हो गया। और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड करती है फैक्टर लाइक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि कैसा परफॉर्म करने वाली है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, लिक्विडिटी कैसी है। ठीक है, ये होती है मार्केट वैल्यू। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आता है, लोग गलत कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर पढ़ाए, यानी कि सर किस्मत खराब थी। किस्मत खराब नहीं, आप टर्म्स को अच्छे से समझिए। जो एग्जाम है वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को नहीं देखने आ रहा है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है, थ्योरी आप कितने अच्छे से जानते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल तो हम अपन बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसको थ्योरेटिकल कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे जब। ठीक है। रिप्लेसमेंट वैल्यू, किसी भी एक कंपनी को मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी एट एनी पॉइंट, यानी कि कोई एक कंपनी है उसके बहुत सारे एसेट्स हैं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है एनी पॉइंट ऑफ, यानी कि अभी भी अगर किसी भी कंपनी को आप सोचें तो उसकी रियल वैल्यू क्या है। ठीक है। न्यू कंपनी, अगर अपन नई कंपनी बनाते हैं सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट और सेम असेट्स के साथ जैसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो अपने को कितना कॉस्ट आएगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। मान लीजिए एक कंपनी है ए, या एक कंपनी है जैसे रिलायंस, रिलायंस जैसी एक और कंपनी आज के टाइम में आपको खड़ी करनी है, तो आपको कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। थ्योरेटिकल समझ में आ गया होगा कि रिलायंस जैसी एक नई कंपनी अगर आप खड़ा करते हो तो कितना खर्चा आना है, कितना खर्चा, कितना कॉस्ट आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? नेक्स्ट टर्म है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट्स इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स। ठीक है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इट इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश दैट कैन बी टेकन आउट टू अ बिजनेस ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी शेयर्स की इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स, ये होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज अबाउट एस्टिमेटिंग इंट्रिंसिक, जब भी अपन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं कि आज अपन प्राइस क्या पेड करने वाले हैं और अपने को फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस, कि इक्विटी इन्वेस्टिंग देयरफॉर देयर आर टू डिस्टिंक्ट नोशन ऑफ वैल्यू एंड प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेटेड प्राइस होती है इक्विटी शेयर्स की, कि आप का जो शेयर प्राइस है उसकी एस्टीमेट वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू क्या हो सकती है, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कितनी है कंपनी की। ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या है उसका, ट्रेड कितने में हो रहा है। ठीक है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उस स्क्रिप्ट को बोलेंगे अंडर वैल्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंट्रिंसिक वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू से, तो स्क्रिप्ट को बोलेंगे ओवर वैल्यू। ये टर्म्स को याद रखिएगा। द गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी टू बाय अंडर वैल्यू, हमारा
मकसद होता है कि हम अंडर वैल्यू को खरीदें और ओवर वैल्यू को सेल करें। ठीक है, बट इट रिमेन टफ टू मेक दिस इवेल्यूशन करेक्ट एंड कंसिस्टेंटली। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें थ्योरेटिकल है ना, अपने को बहुत सारी चीजें और इवेल्युएट करनी पड़ती है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग रिक्वायर आइडेंटिफाई एक्सप्लॉइटिंग इनएफिशिएंसी नॉट अवेलेबल मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्वालिटेटिव फैक्टर assess future potential of company based on factors such as quality of management कैसी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है, फिनेंसिंग कैपेबिलिटी कैसी है, इक्विटी इन्वेस्टिंग कैसी है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट केवल आप कोई एक टर्मिनोलॉजी से नहीं निकाल सकते, ये अपन केवल थियोरिटिकल की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ठीक है, ये अपने को जानने को मिलता। लेकिन मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको मैथमेटिकल के अलावा आर्ट्स भी जानना है और साइंस भी जानना है। ह्यूमन की साइकोलॉजी भी जाननी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग जब होती है ना, तो साइकोलॉजी ज्यादा काम करती है। ये तो और चढ़ेगा वाली बात होती है ना, ये तो और बढ़ेगा। सेम होता है फिर मार्केट कैप। मार्केट कैप इज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू बाय आर इंटायर कंपनी। किसी भी कंपनी को आपको बाय करना है तो उस समय आपको कितना प्राइस पेड करना है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कंपनी मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो यहां से मार्केट कैप निकल आता है। जैसे कंपनी की 1 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है और करंट प्राइस 20 रुपए है, तो मार्केट कैप कितना हुआ, 20 लाख। और ये कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है, डेली मार्केट ओपन होता है तो शेयर के दाम ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते रहते हैं, तो मार्केट कैप भी फ्लक्चुएट होते रहता है। तो ट्रेडेड स्टॉक आर ऑफन कैटेगराइज बाय मार्केट कैप। जैसे ब्लू चिप स्टॉक किसको बोलते हैं, ब्लू चिप स्टॉक रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कंपनी बाय द मार्केट कैप। जो सबसे लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैप की, उसको ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। लार्जर द साइज ऑफ देयर मार्केट कैप, दे अट्रैक्ट लार्ज सेट ऑफ इन्वेस्टर बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन। और इनमें लिक्विडिटी भी हाई होती है, ठीक है, इसलिए इनको लार्ज कैप स्टॉक भी कहते हैं। ब्लू चिप लार्ज कैप एक ही है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है। मार्केट कैप और इसमें इन्वेस्टर रिटेलर और इंस्टीट्यूशन दोनों होते हैं, लिक्विडिटी भी बहुत हाई होती है। ये आता है कई बार क्वेश्चन, याद रखिएगा, ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप स्टॉक रिफर टू दोज कंपनी विच एंजॉय गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी बट आर मीडियम इन टर्म ऑफ मार्केट कैप साइज। मिड कैप क्या होता है, जिसमें लिक्विडिटी ठीक ठाक लेवल, गुड लेवल की होती है, ठीक है, लेकिन मार्केट कैप मीडियम लेवल का होता है। स्मॉल कैप स्टॉक आर दोज स्टॉक दैट आर स्मॉलर इन साइज, जो छोटे साइज के होते हैं, एंड डू नॉट एंजॉय मच लिक्विडिटी। ज्यादा लिक्विडिटी होती नहीं है स्मॉल कैप में, इसलिए गिरते हैं ना, जब मार्केट गिरता है तो ये ज्यादा तेजी से क्यों गिरते हैं, लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, आप बेचना चाहो बिकती नहीं है, तो ज्यादा तेजी से गिरते हैं ये, ठीक है। और इनका देयर आर नो स्पेसिफिक साइज ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप, कॉमन कंसिडर टॉप 50 to 100 स्टॉक जो होते हैं ना, टॉप 50 and 100 उसको लार्ज कैप कहते हैं। नेक्स्ट 200 to 500 मिड कैप होता है, और जो बाकी 500 से नीचे हैं वो सब छोटे स्मॉल कैप होते हैं। मार्केट कैप इज ऑल्सो यूज एज इंडिकेटर ऑफ साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ कंट्री, ठीक है। और द रेशियो ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी ऑफ कंट्री रिलेवेंट मेजर फॉर द पर्सन पर्पस, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर होता है इंटरप्राइज वैल्यू, बहुत इजी है, यहां से क्वेश्चन आता है ईवी। इन ईवी का फुल फॉर्म आता है तो कई लोग लिख के आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसा स्टूडेंट खुद बताते हैं। तो यहाँ पे ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज यानी कि ओवरऑल वैल्यू कितना है बिजनेस का। जैसे बिजनेस को फंडेड बहुत सारे सोर्सेस से होता है ना, ठीक है, तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस। तो ईवी इक्वल टू, इसको याद रख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ प्रिफर कैपिटल, डेब्ट माइनस कैश, कैश इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां से ईवी निकल आता है, ठीक है। इंटरप्राइज वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस को इंटरप्राइज वैल्यू बोलते हैं। कई बार पूछता है, लोग गलत कर जाते हैं,
बहुत छोटी छोटी चीजों में लोग गलती करते हैं। ठीक है। द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड बी बेस्ड ऑन देयर फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, एक एग्जांपल दिया है कि ईवी कैसे निकालता है। तो कॉमन इक्विटी, प्रिफर कैपिटल, डेप्ट आउटस्टैंडिंग, कैश एंड इक्विवेलेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और शेयर कितने, 10 लाख। फेस वैल्यू 10 रुपीज। तो मार्केट कैप यानी कि शेयर का वैल्यू है 340, तो कितना हुआ, मार्केट कैप कितना हुआ, 34 करोड़। तो कैश इक्विवेलेंट, ये इस फॉर्मूले में अगर डालेंगे तो इक्विटी कैपिटल, वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी कितना हुआ, 34 करोड़, प्लस 8.5 यानी प्रीफर कैपिटल, ठीक है, फॉर्मूले के अनुसार। और वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग एसेट जो भी अपने को दिखा है यहाँ फॉर्मूले में डाले, तो 45 करोड़ जो आता है वो होता है ईवी वैल्यू, इंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, बहुत इजी है। लेकिन यहीं से देखिएगा कई बार ना, ये जिस तरीके का चार्ट दिया है वैसे ही आ जाता है केस स्टडीज, तो यहाँ पे लोग हो जाते हैं गोल। तो केस स्टडीज को भी अच्छे से देखना है। ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है अर्निंग। अर्निंग होती है एक हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। अर्निंग क्या होता है, अर्निंग आर प्रॉफिट इन अ बिजनेस। जो प्रॉफिट होती है ना बिजनेस में, उसको अर्निंग कहते हैं। अर्निंग के बहुत सारे लेवल्स हैं, जैसे नेट प्रॉफिट आर द प्रॉफिट अवेलेबल टू, नेट प्रॉफिट जो होता है वो इक्विटी ऑनर्स का होता है, पे प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी ऑनर्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर अवेलेबल टू बोथ इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर। क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट किसको पेड करते हैं, डेब्ट होल्डर्स को। तो अर्निंग इबिट किसका होता है, इक्विटी एंड डेब्ट दोनों का होता है। ठीक है। ईबीटा क्या होता है, ई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इज अर्निंग अवेलेबल टू बिजनेस टू रिप्लेस इट्स असेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सर्व, दोनों को मिलता है, इक्विटी एंड डेप्ट होल्डर को। लेकिन नेट प्रॉफिट केवल इक्विटी ऑनर्स का होता है। अर्निंग प्रीवियस ईयर की जो अर्निंग होती है उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल अर्निंग, जो इतिहास हो चुका है तुम्हारा प्रॉफिट। ट्रेलिंग किसको बोलते हैं, लास्ट 4 क्वार्टर की अर्निंग को ट्रेलिंग बोलते हैं। ठीक है। अर्निंग कंप्यूटेड बेस्ड ऑन फ्यूचर, फ्यूचर की अर्निंग को फॉरवर्ड अर्निंग बोलते हैं। जो फ्यूचर के प्रोजेक्शन अपन बनाते हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड अर्निंग। ठीक है। बहुत इजी है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इसको फोकस करिएगा। ठीक है। बेस अपन बना रहे चैप्टर 1, 2, 3 और 4, 4 चैप्टर ही है बेस बनाने के लिए। तो जितना ज्यादा इसको रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। फिर होता है अर्निंग पर शेयर, कि एक नेट प्रॉफिट किसका होता है, अभी बताया था मैंने, शेयर होल्डर्स का होता है। तो अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाती है अपनी ईपीएस। ठीक है, बहुत इजी है ना, ईपीएस से आते हैं क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अर्निंग ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, तो यहां से ईपीएस निकल आता है। नेट प्रॉफिट किसी कंपनी का 10 लाख है, आउटस्टैंडिंग शेयर 2 लाख है, तो अर्निंग कितना हुआ, 5 रुपया। कितना इजी है। अर्निंग, जितना ईपीएस हाई होगा उतना ज्यादा बेटर अर्निंग होगा शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, प्रीफर ओवर शेयर ऑफ कंपनी, वो जिसकी ईपीएस हाई है उसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है। फिर होता है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड क्या होता है, जनरली डिक्लेयर इन द परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू, अभी मैंने लास्ट बताया था। और ये पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जिसको कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। 40% डिविडेंड डिक्लेयर बाई कंपनी, तो फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 40% कितना हुआ, 4 रुपया। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर, बहुत इजी है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है, डीपीएस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में कई बार डीपीएस आएगा, तो डीपीएस से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। फिर होता है प्राइस टू अर्निंग, पी रेशो, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है पूछो मत, आता ही आता है, पी 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 पूछता ही है। और पी बहुत इजी चीज है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि
क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक है, मार्केट जो है आपको ज्यादा से ज्यादा पे करने को तैयार है। ठीक है, पी रेशो मेजर द प्राइस, वो प्राइस जो मार्केट आपको पे करना चाहता है अर्निंग ऑफ कंपनीज के अकॉर्डिंग। जैसी आपकी अर्निंग है उतना ज्यादा आपको विलिंग टू पे। तो पी क्या होता है? फॉर्मूला मार्केट प्राइस पर शेयर बाई ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आपको अर्निंग पर शेयर पता है, मार्केट प्राइस पर शेयर पता है, तो आपका ईपीएस आ जाएगा। पी इज रिफर्ड एज मल्टीपल ऑफ पर रुपीज ऑफ अर्निंग। ठीक है, 1 रुपए की अर्निंग में कितना आपको मिल रहा है। ठीक है, व्हेन रिफर टू स्टॉक ट्रेडिंग ए पी मल्टीपल ऑफ 12 एक्स है। इसका क्या मतलब है? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12 टाइम इट्स अर्निंग, यानी कि अर्निंग से 12 टाइम ऊपर चल रहा है। द पी मल्टीपल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अर्निंग इज ऑफ लिमिटेड वैल्यू। हिस्टोरिकल अर्निंग से लिमिट, यानी कि जो पी निकलता है वो उसका। ठीक है, और प्राइस भी चेंज डायनेमिकली होता है। रिपोर्टेड अर्निंग इज अपडेट एवरी क्वार्टर, तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहता है। प्राइस टू टेंड मूव इवन आफ्टर हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर इज नोन। ठीक है, आपको हिस्टोरिकल अर्निंग ईपीएस पता है, उसके अनुसार भी प्राइस मूव करता है। ठीक है, और अगर लग रहा है कि अर्निंग ऑफ फर्म विल ग्रो यानी कि बढ़ेगा, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा पे करता है और हायर मल्टीपल पे फिर वो ट्रेड होने लगता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव पी और नाउ हाउ मच द करेंट प्राइस इज डिस्काउंट द फ्यूचर अर्निंग। ठीक है, जैसे एक शेयर है XYZ कंपनी का, वो 20 टाइम चल रहा है 2014 की अर्निंग से, लेकिन 15 टाइम चल रहा है 2015 की अर्निंग से। ठीक है, इन ऑर्डर टू इट्स इन ऑर्डर बुक। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ इन ईपीएस इज लाइकली टू हाई, यानी कि ईपीएस की ग्रोथ हाई है। ठीक है, इसलिए जो करंट हाई पी है ऑन हिस्टोरिकल नंबर्स में नॉट बी राइट ऑन टू लुक, यानी कि ईपीएस आपकी हाई है, इसलिए वो अर्निंग भी आपका ये यहाँ पे हाई दिखा रहा है। तो कई बार हिस्टोरिकल नंबर्स पे ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक? पी का याद रखिएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यहां से पी निकलता है। ठीक है, कई बार इंडेक्स के पी से अपन निकाल लेते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू है। पी मल्टीपल मूव हाई, यानी कि पी का जो मल्टीपल है वो हाई मूव करता है व्हेन प्राइस हेड ऑफ अर्निंग नंबर, यानी कि अर्निंग नंबर से ज्यादा अहेड है। ठीक है, ज्यादा आगे है। एंड मार्केट इज विलिंग टू पे मोर एंड मोर पर रुपीज ऑफ अर्निंग, एक एक रुपए की अर्निंग में ज्यादा से ज्यादा मार्केट पे करने को तैयार है। और जब मार्केट करेक्ट होता है, अनसर्टिनिटी आती, जैसे लास्ट 4-5 महीने से होता है, फ्यूचर अर्निंग इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आपका पी भी मल्टीपल भी ड्रॉप होगा। ठीक है, तो क्या होता है, अपने को ऐसे स्टॉक पिक करना चाहिए जब वो चीप है। ठीक है, या पी उसका लो है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिसकी लो है वो जिंदगी भर लो रह जाती है ना। तो ये एक टर्म है, यहां से देखा जाता है, और पी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अगर आप और ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे प्लेयर्स हैं, मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, जो पी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो पी मल्टीपल है किसी स्टेबल लार्ज और वेल नोन कंपनी का, वो हायर ही होता है देन पी मल्टीपल ऑफ द मार्केट विलिंग टू पे फॉर अनदर लेस नोन और रिस्की कंपनी इन द सेक्टर। तो क्या होता है कि हायर जो वेल नोन कंपनी है उसके पी कुछ ज्यादा हाई भी होते हैं। ठीक है, जो स्टेबल है, लार्ज है, जिनका फ्यूचर अर्निंग आपको ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, फिर होता है प्राइस टू सेल्स रेशो। ये क्या होता है? प्राइस टू सेल्स रेशो मेजर द प्राइस इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर ईच रुपीज ऑफ सेल। तो इन्वेस्टर एक ईच रुपीज ऑफ सेल्स के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, कितना आगे बढ़ेगा। तो करंट मार्केट प्राइस आपके शेयर का और एनुअल नेट सेल कितना हो रहा है।
ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एनुअल सेल, यहां से भी प्राइस टू सेल रेशो निकल जाता है। ठीक है, मान लीजिए एनुअल नेट सेल है 1 करोड़ की, आपकी आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 लाख, जिसकी 40 रुपये अब कीमत है। तो मार्केट कैप आपका एनुअल सेल कितना हुआ? 1 करोड़ का। ठीक है, और नेट सेल कितनी है? नेट सेल, नेट सेल आपकी 1 करोड़ की है। ठीक है, तो एनुअल नेट सेल पर शेयर कितना हुआ? 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो 10 रुपीज हुआ। तो प्राइस टू सेल रेशो कितना आएगा? 40 रुपया मार्केट कैप, और एनुअल नेट सेल पर शेयर 10 रुपया है, तो 4 आया। ठीक है, तो इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कि 4 रुपीज आ रही है। लेकिन थ्योरेटिकल कई बार क्वेश्चन पूछता है कि लोअर पीएस रेशो जिसका होता है वो इंडिकेट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यू है। ठीक है, कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल, इट्स प्रॉफिट पोटेंशियल, द लेवल ऑफ फाइनेंशियल अदर रिस्क कैन रिजल्ट इन मार्केट असाइनिंग अ प्रीमियर और डिस्काउंट टू इट्स पीयर्स। ठीक है, अ ड्रॉप इन रेवेन्यू ग्रोथ रेट विल बी हायर रिस्क टू दिस स्टॉक। ठीक है, पीएस रेशो को भी अपन एक यूज कर सकते हैं लाइक ऑल मल्टीपल्स। ठीक है, और उससे भी अपन और भी बाकी डेटा से भी कंपेयर कर सकते हैं। केवल एक पीएस या पी रेशो केवल एक इंडिकेटर नहीं होता जिससे अपन किसी भी शेयर्स को बाय या सेल कर सकें। लेकिन लोअर अगर पीएस रेशो है, यानी कि स्टॉक अंडर वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स में ये बताया गया है। यहां तक क्लियर सर, पीएस और पी? फिर ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू रेशो अपने अपन ने देखा था नेटवर्थ ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय करंट मार्केट। तो प्राइस टू बुक वैल्यू शेयर इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज रेशो टू फाइंड प्राइस रिलेटिव टू इट्स वैल्यू। ठीक है, द प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू मेजर अ कंपनी करेंट मार्केट प्राइस विज़ इट्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी की करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है, उसका बुक वैल्यू कितना है। तो बुक वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेट वर्थ डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो बुक वैल्यू इज अकाउंटिंग वैल्यू पर शेयर। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया। इट रिप्रेजेंट नेट वर्थ पर शेयर। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ नंबर इज मोस्ट असेट ऑन बुक ऑफ द कंपनी आर हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है लेस देन डेप्रिसिएशन, रियल वैल्यू उसकी दिखाता नहीं है, लिक्विडेशन वैल्यू नहीं दिखाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रेशो है। जैसे इक्विटी कैपिटल बता रहा है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 50 लैक्स, नंबर ऑफ शेयर 6 लैक्स है, करेंट मार्केट प्राइस इतना है। तो नेटवर्थ कितना हुआ? 50 + 10 60 लैक्स, आउटस्टैंडिंग शेयर है 6 लैक्स, तो बुक वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 20, तो प्राइस डिवाइडेड बाय बुक रेशो निकालना है तो कितना है? 2x टाइम। ठीक है, ये समझ में आया सर? बहुत इजी है। और प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1 इंडिकेट कंपनी ट्रेडिंग बिलो बिलो इट्स बुक वैल्यू। अगर प्राइस रेशो बुक वैल्यू अगर 1 से कम है, यानी कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से कम में चल रही है। ठीक है, यानी अंडर वैल्यू है। ठीक है, और हाउ वेयर इट इज पर्टिनेंट टू आस्क कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अपनी बुक वैल्यू से लेस क्यों चल रही है? बहुत सारे रीजन उसके हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट आपको यानी कि एक इंडिकेट कर सकता है कि ये कितना क्या क्या अंडर वैल्यू है कि कॉस्टली है कि सस्ता है आपके लिए। लेकिन सस्ता है तो क्यों है, क्यों अपनी बुक वैल्यू से कम चल रहा है? उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिसके बुक वैल्यू लेस देन 1 है वो आपके लिए वैल्यूबल बाय हो। ठीक है, तो केवल फिर उसने यही कहा है इस बुक में कि केवल आप एक रेशो से डिसाइड नहीं कर सकते कि स्टॉक अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यूड है। बहुत सारे उसके पूरा आपको ओवरऑल स्टडी करना पड़ता है उसमें। ठीक है,
वही है। यहां तक अगर समझ में आ गया तो बताइए। ये दोबारा रिपीट होगा चैप्टर 8 में और ज्यादा डिटेल के साथ। ठीक है। फिर होता है डीवीआर। डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट। आप लोगों ने नाम सुना होगा टाटा मोटर्स डीवीआर। कभी सोचा डीवीआर क्या होता है? तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ऐसे शेयर जिसकी एक नॉर्मल शेयर की तरह होते हैं लेकिन उनके उनमें वोटिंग राइट पर शेयर नहीं होते जैसे कॉमन शेयर्स में होने चाहिए। तो ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूजफुल है? जिनको वोटिंग राइट से कोई मतलब नहीं है, और जो जो इशूअर्स हैं उनको चाहिए कि हमारे वोटिंग राइट्स डाइल्यूट ना हो और हम पैसे भी बढ़ा सकें। और ऐसा इन्वेस्टर जिसको डिविडेंड चाहिए और कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, उनको वोटिंग राइट से मतलब नहीं है, तो वो उनके लिए ये शेयर अट्रैक्टिव होता है। डीवीआर से क्वेश्चन आते हैं तो इसके कुछ चीजें हैं जिसको याद रखिएगा। वोटिंग राइट्स इसमें नहीं होती है। नंबर ऑफ वोटिंग राइट फॉर अ डीवीआर डिफर फॉर डिफर कंपनी। ठीक है। डीवीआर सेपरेटली ट्रेड होता है, सेपरेट ट्रेड, उसमें डीवीआर लिखा रहता है और डिस्काउंट में मिलता है एज कंपेयर टू कॉमन शेयर्स। ठीक है। कंपनी दो एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है कि कोई कंपनी डीवीआर कैसे इशू कर सकती है। तो इसको याद रखेगा कि कंपनी एक्ट 2030 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। दिस इंक्लूडेड डिविडेंड ऑफ एटलीस्ट 10% ओवर द प्रीसीडिंग 3 ईयर। 3 साल कंटिन्यू 10% डिविडेंड अगर उन्होंने दिया है, यानी कि इनकी पेरेंट्स कंपनी ने, और शेयर सेल नॉट एक्सीड ऑफ इट्स टोटल पोस्ट इशूड पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी। तो 25% से ज्यादा पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दो कंडीशन है, इसको याद रखिएगा, आएगा कंफ्यूज मत होइएगा। 25% पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल नहीं, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अभी दो कंपनीज है जो ट्रेड होती है, टाटा मोटर्स और पेंटालून, जिसके डीवीआर है। अब पेंटालून का तो नाम हट गया क्योंकि अब उसमें बहुत सारे इशू थे, खत्म हो गई वो कंपनी, लेकिन टाटा मोटर्स तो अभी भी है जिसका डीवीआर ट्रेड होता है। ठीक है। यहां तक ऑल क्लियर? इसको प्लीज रिवाइज करिएगा, रिवीजन करिएगा, रीड करिएगा। एग्जाम में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, यानी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल या फिनेंशियल जो टर्मिनोलॉजी होती है उसकी ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझने में। ठीक है। तो यहां तक कुछ अगर